नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। क्या ये तय माना जाए कि योगी आदित्यनाथ ने अब बगावत का ऐलान कर दिया है? यूपी की गवर्नर अचानक छुट्टी पे चली गई हैं। केशव मौर्य को सेंटर में मिनिस्टर बनाने की बात चल रही है और अमित शाह बैकफुट पर है। क्या अमित शाह का इस्तीफा हो जाएगा? क्या होगा जैन जी के आंदोलन का? राशिद जहीर से मैंने बहुत विस्तार से उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति पे चर्चा की है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं राशिद जहीर के पास। राशिद भाई, 12-13 सालों में मैंने प्रधानमंत्री जी के इतने बुरे दिन नहीं देखे और भारतीय जनता पार्टी में इतना घमासान नहीं देखा। मैं पहले भी कह रहा था कि विपक्ष ऐसा नहीं है कि विपक्ष बीजेपी को निपटा ले, भाजपा को भाजपा ही निपटाएगी। जैन जी के आंदोलन के बाद एक तिलस्म जो था ना, एक जादू जो था, वो खत्म हो गया। जैसे मैं हाथ खोलूं हर बार सफेद तोता निकल के उड़ जाए, सफेद कबूतर निकल के उड़ जाए, तो लोगों को पता होगा कि मैं हथेली खोलूंगा तो सफेद तोता या कबूतर ही निकलेगा। तो बीजेपी का ये बंगाल चुनाव जीतने के बाद आज मुझसे बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि बंगाल जब चुनाव जीत गए तो ये कॉन्फिडेंस हो गया था कि अब तो सब जीत गए, कुछ बचा ही नहीं। अब क्या होगा? अब तो विपक्ष खत्म। अब फिल्म इंडस्ट्री के बहुत जाने माने नाम हैं और बीजेपी से बहुत जुड़े रहे हैं। मतलब वो उनके बिल्कुल कह रहे थे कि हम बीजेपी के अलावा कोई सोच नहीं सकते, हम राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हैं। बोले लेकिन अब हमें छेड़ होने लगी है कि भाई हम हिंदू हैं, ये हमें पता है, तुमसे ज़्यादा हिंदू हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और बात भी तो कर लो। स्कूलों की बात कर लो, पुलों की बात कर लो। एक्सप्रेस वे बनता नहीं है, 1 महीने में टूट जाता है। स्कूलों की बात नहीं करते, बार-बार हिंदू, हिंदू, मुसलमान, मुसलमान। फिर उनका कहना ये था कि बंगाल चुनाव के बाद एक विश्वास था, भरोसा था कि इन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन इन बच्चों ने सारा सीन बदल दिया और बोले भाई साहब, हमारी पत्नी भी बीजेपी की भक्त है। लेकिन जब बच्चों पे लाठी चली तो हम लोग सहन नहीं कर पाए। बीवी मुझसे बोली कि कसम खा रही हूँ ज़िंदगी में बीजेपी को वोट नहीं दूँगी। ऐसे मुझे कोई परिवार मिले जो बच्चों पे लाठी, गोली, पानी की बौछार, बिहार में AK-47, इससे बाद में उन लोगों का कहना था कि ये घमंड हो गया इनको, ये घमंड में चूर हो गए। क्या राशिद भाई, आप तो बहुत स्टडी करते रहते हो, लोगों से मिलते रहते हो। बीजेपी का कोर वोट जो था मध्यम वर्गीय परिवार, इस जैन जी आंदोलन के बाद क्या वो अलग हो गया, खत्म हो गया? और ये जो भगदड़ है, ये जो बेचैनी है, भारतीय जनता पार्टी में इतनी बेचैनी क्या कभी देखी गई? अमित शाह हाउस में नहीं आ रहे हैं, हाउस खत्म हो गया, हाउस में गई नहीं वो। ये जो डर है जैन जी का, क्या ये चुनाव तक जाएगा? और इसे निपटेंगे कैसे? क्या रणनीति बनाएंगे, क्या प्लानिंग बनाएंगे? रोज खबरें आ रही हैं, सड़क पे बैठ जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इसका अंत कैसे होगा? बीजेपी निपटेगी कैसे? इससे निपटने का इंतजाम क्या है बीजेपी के पास? संजय सर, पहली बार बीजेपी ने ये सोचा था कि ईश्वर करे बहुत जल्दी से सदन का समय गुजर जाए। हालांकि मैं पर्सनली आपको बताऊं, मुझे लग ये रहा था कि जिस तरह से इन लोगों ने तैयारी की थी परिसीमन की, आखिर के 2 दिनों में छक्का या चौका मारने जरूर आएंगे अमित शाह। लेकिन हकीकत में राजा डरा हुआ होता है। ये मिसालें हमने आप जैसे बुजुर्गों से, लोगों से सुनी, बुजुर्ग इन द सेंस आप जैसे जानकार लोगों से सुनी थी। एक सेकंड, एक सेकंड। लेकिन एक जी सेकंड। आप जैसे बुजुर्ग मत करिए, मैं इतना बुजुर्ग नहीं हूँ अभी। मतलब सर, मैंने मैंने एक्चुअली स्टाइल कहा कि स्टाइल चेंज तजुर्बे, किया है, देखो बाल अच्छे बिल्कुल कर रहे आपकी हैं, बात ठीक चश्मा है सर, बढ़िया है, मैं माफी कपड़े अच्छे चाहूंगा पहने सर। मैंने। आप मुझे बुजुर्गों की श्रेणी में डाल दे रहे सर, हैं। इतना मैंने इस बुजुर्ग नहीं हूँ अंदाज यार में मैं कहा तो। कि आप तजुर्बे में मुझसे बड़े हैं सर, उम्र में आप मुझसे छोटे हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसी वजह से वो कहा। तो हमने सुना था सर, आप जैसे बड़े बड़े लोगों से जिनको तजुर्बा बहुत है, कि राजा को डर होता है, हर एक आहट पे कहीं लगता है कि तुम हो, इनको ये लगता रहता है। लेकिन अमित शाह की एक बात पर गौर करें आप भी और हमारे दर्शक भी, कि जब केंद्र के गृह मंत्रालय के सचिव ने यह कहा कि इट इज नॉट द राइट टाइम टू फाइट विद देम, और वहां पर एक ऐसा राजा, मैं अमित शाह को राजा ही मानता हूं। मोदी जी को भले लोग कहते हो, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि देश के अंदर भारत को चलाने का काम सरकारी एतबार से, संगठन के एतबार से अमित शाह ही करते थे या करते होंगे। इस वजह से उन्होंने रोकने के बावजूद भी कहा कि इनके ऊपर डंडा चले, इनके ऊपर पैलेट्स गन चले।
तो महसूस हो गया था कि गृह मंत्रालय की मंजूरी ना मिलने के बावजूद भी इनका दमन करने का जो काम करने की ये कोशिश कर रहे हैं, उससे महसूस हो गया था कि अमित शाह चाहते हैं कि ये दमन हो जाए। यानी कि इनके दहनो ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि हमारा इस प्रकार से जो है किसी प्रोसिक्यूशन तो नहीं अलबत्ता अपोजिशन में बच्चे आ जाएंगे। लेकिन अब इन्होंने सोचा कि किसी तरह से सदन के टाइम खत्म हो जाएगा। उन्होंने 3 मिनट 10 सेकंड वो आए और वो आकर चले गए। लेकिन उसके बाद जगह जगह पूरे देश में जो बच्चे मोबाइलों से अपने स्कूलों की हालतें बता रहे हैं, रास्तों की, सड़कों की, पुलों की हालतें जो बता रहे हैं, उससे लग ये रहा है जो आपने सवाल किया है कि 2027 नहीं, 2029 तक भी इनका पीछा अब नहीं छूटेगा। पहले जो काम मीडिया का होता था कि भाई पूरी की पूरी स्थिति क्लियर करके बता दो, मासेस के सामने रख दो बात, वो काम अब जो जैन जी, जैन अल्फा या बुजुर्ग लोग, सब लोग करने लगे हैं, उससे तो सर यही लगता है कि 27 तो 29 तो क्या 27 में भी इनके वांदे पड़ने जा रहे हैं। क्योंकि अब एक जगह से अगर ये चुप करेंगे, देखिए अभी वहां पर झारखंड में हुआ, ठीक है, वहां राहुल गांधी ने जिस तरह से तत्परता दिखाते हुए वहां के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा और स्टूडेंट्स की बातों को माना गया है, जो किसी हद तक जायज भी थी, बात खत्म हो गई है। लेकिन इनके जहन में तो दमन करने का ख्याल होता है, गोली चलाने का ख्याल होता है, पैलेट्स गन्स को मारने का ख्याल होता है, और उसके बाद इनके ही नेता कहते हैं कोई पैलेट्स गन नहीं चली, फिर साबित हो जाते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं ना, इंटरनल प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, उसी आदमी का जिसने अमित शाह का हाथ पकड़ के रोका था कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, उसको एक्सटेंशन मिला जा रहा है। यानी कि अब ऐसा महसूस होने लगा कि मोदी जी भी शायद एक्टिव हो रहे हैं, पीएमओ एक्टिव हो गया है। जो पीएमओ बिना अमित शाह की मर्जी के बिना चलने की सोच भी नहीं सकता था, वो पीएमओ अब अमित शाह के गृह मंत्रालय के सचिव का 1 साल का एक्सटेंशन कर रहा है। इसका मतलब यह कि स्थिति उनके हाथों से निकल चुकी है। अब धीरे धीरे जो हालात अमित शाह के और जो भारतीय जनता पार्टी के थे, वो देश के अंदर ये लोग रहने नहीं देंगे। एक जगह से एक ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग जो भले पढ़े लिखे लोग थे, जो किसी भी तरीके से इनके परपंच में आ गए थे, उनमें जिक्र चलने लगा है। योगी की अलग टीम बन रही है, उत्तर प्रदेश की चुनाव की अलग टीम बन रही है। अब ये जो आप देखेंगे फिलहाल जो नितिन नवीन की टीम का जो वो हुआ है, इसके अंदर इन्होंने सारे के सारे जितने भी सोशल मीडिया पे लोग हो सकते थे, उनको कहा कि तुम्हारी नाक के नीचे इतना जबरदस्त तरीके की बगावत चल रही थी, आपने हमें बताया नहीं, इंस्टाग्राम के बारे में आपने नहीं बताया, सबको एक झटके से हटा दिया। और अब ऐसे ऐसे महावीरों को लेकर आए हैं। एक आदमी जिसको इन्होंने बनाया है, दीपक महास्के, क्या नाम है उसका, 1300 अपने ट्वीट जो है डिलीट किए सर उसने, क्योंकि उसने पहले ऐसी ऐसी बातें कह चुका है कि अब उसे शर्म आ रही है कहते हुए। अब इन्होंने पूरी टीम को बदल रहे हैं। मगर एक तकलीफ की बात है हमारे लिए भी, हमारे दर्शकों के लिए भी, कि सरकार चलाने का तरीकाकार इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से, ये लोग आए थे और आज भी इलाज सिर्फ इसीलिए ढूंढ रहे हैं कि हम किसी तरीके से प्लेटफॉर्म पे कब्जा कर लें। 1,95,000 यानी कि 2 लाख के करीब यूट्यूब पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर यहां पर अकाउंट को सीज किया जा रहा है। यानी कि लाखों घंटा रीच कम की जा रही है फेसबुक वगैरह की, मेटा की। पहले भी किया था मोदी जी ने जुकरबर्ग से मिलके, जब जमाने में बाइडेन हुआ करते थे, मेरे पे कंफर्म रिपोर्ट है बाहर के अखबार की। तो अब आकर के तकलीफ की बात यह है कि इनको लोगों के जख्मों का मदावा राहुल गांधी की तरह नजर नहीं आया कि झारखंड में जाकर के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिख दे और एनएसयूआई के सर्वे सर्वा को वहां भेज दे। अब भी इनको इलाज ये नजर आया है कि किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पर कब्जा कर लो, इनकी रीच कम कर लो। अब भविष्य में आप देखेंगे सारे प्लेटफॉर्म्स की जितने भी इंडिपेंडेंट लोग हैं, उनकी रीच धीरे धीरे कम हो रही है। कल की रिपोर्ट में पढ़ रहा था 30 लाख घंटे घटाए जा रहे हैं रीच के एतबार से। मेटा के बारे में रिपोर्ट है, अब यूट्यूब पर भी देख लीजिए, ये हो जाएगी। तो इनको इलाज भी ये नजर आ रहा है, लेकिन कितने भी करते रहे, अब हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में जो बच्चे और उनके परिवार मोबाइल से निकाल करके जो दिखाने लगे हैं। आज सर आपने देखा, मैं अपनी बात खत्म करता हूं इस टर्न की, कि पुलिस वालों ने लाते मार मार के बच्चों को उठाया। यानी कि अब उनको आवाज अगर उठाने की अगर वो बात कर रहे हैं, तो ये पुलिस वाले आकर बच्चों में लाते मारेंगे, ये हाल है। यानी कि अमित शाह वाली वो टेंडेंसी कि गोली चला दो और मार पिटाई कर दो और गैर सचिव रोक रहा है, यहां पर यह हाल हो रहा है जी। क्या आपको लगता है कि अमित शाह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं? अमित शाह का हाउस में ना आना, अमित शाह का इस्तीफा मांगा जाना, क्या अमित शाह निकल पाएंगी इस हालात से?
देखिए सर, बात ऐसी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा था जब मेरी आपसे बात हुई थी कि 3 महीने पहले की भाजपा में, 3 महीने पहले भारत के माहौल में और आज के माहौल में को नोबडी कैन जज, कोई आदमी बता नहीं सकता था कि हालात ऐसे-ऐसे हो जाएँगे। आप यकीन मानिए, पर्सनली हमें भी नहीं मालूम था कि हालात इतनी तेजी से चेंज हो जाएँगे कि लोगों में इतना गुस्सा। गोदी मीडिया ने बताया नहीं था, ये तो हमें मालूम था, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी नफरतें होंगी। अमित शाह अजर अमर नजर आते थे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्ष के बड़े बड़े नेता समझते थे कि अमित शाह ने ऐसी घेराबंदी कर दी है एसआईआर के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से, ईडी के और तमाम चीजों से कि अब कोई बंदा बताइए, बंगाल जीतने की जगह लग रही है। आज ही बंगाल का रिजल्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट बोर्ड काउंसिल के जो सदस्य जीते हैं, देखिए क्या हाल हुआ है वहां। टीएमसी ने उधम मचा कर रख दिया है वहां पर। 22-21 में से 15 सीटें उन लोगों ने जीत ली हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता गौरव भाटिया है, वो किसी जगह लड़ रहा था, वहां पर उसकी मैं कह रहा हूँ 300 कुछ वोटें, 1200 में जमानतें जब्त हैं, लगभग अगर मैं कहूं तो। इतना ज्यादा गुस्सा लोगों के बीच में था। अमित शाह पहली बार बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, और जो लोगों को लगता था, हमें भी लगता था कि वाकई असीम ताकत का मालिक है ये, तमाम सोर्सेज, तमाम संस्थान इसके हाथ में है, ये चाहे जो कर सकता है। आदम खां की यूनिवर्सिटी पे आज ही 10 विभागों की वहां पर जो है छापे पड़ रहे हैं। सत्येंद्र जैन को वहां से गिरफ्तार करने की बात है, आज भी छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन ये इनकी बौखलाहट और इनकी परेशानियां है। अमित शाह के अंदर अगर हिम्मत होती ना सर, मैं नहीं कह रहा हूं ये शब्द, मैं लोगों के कहे हुए शब्द बता रहा हूं, अगर उसके अंदर वाकई उनके अंदर हिम्मत होती, वो लौह पुरुष कहलाते और गुजरात से आए हुए पुराने लौह पुरुषों की बात को वो रखते, तो आखिर के 2 दिनों में बड़े से बड़े संपादक, बड़े से बड़े पत्रकार इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि अमित शाह आएंगे जरूर, लेकिन वहां से भागने का, वहां से निकल जाने का, सदन को जल्दी खत्म करने का, समेटने का जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया है, इसका मतलब यह है कि उनके मन में यह डर समा चुका है कि हालात अब वो बचे नहीं है। इनके पैरों के नीचे से जमीन निकाल रहा है ये जैन जी, और यही इनका वोटर। और देख लीजिएगा अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला है जी। मैंने कई बार रिपोर्ट में ये कहा, छापा, कि यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साम्राज्य में भ्रष्टाचार की गंगा बह गई। न जाने कितने यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, वाइस चांसलर, सब आरोप है कि बड़ी बड़ी डील के चलते एडजस्ट किए गए। उनकी बेटी अनारा पटेल पे जमीनों के घोटाले के बड़े आरोप हैं। यूपी में बड़ी एक्टिव रही हैं वो। ये सब बातें एक तरफ, लेकिन अचानक आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर जाके मुख्यमंत्री की धुलाई कर दी, बता दिया कि ये तो भ्रष्टाचार गोरखपुर के अंदर है। कोई उम्मीद नहीं करता था। ये बात भी, दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि आनंदीबेन पटेल की इतनी उम्र हो गई, इतने साल हो गए, उनको नहीं हटाया जा रहा। और जैसे ही आनंदीबेन पटेल ने हमला किया गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के ऊपर, अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य एक्टिव हो गए। लोग कह रहे हैं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य या राजभर साहब, संजय निषाद, ये ऐसे तंत्र हैं जिनकी योगी जी या मुख्यमंत्री तार चलाते। गवर्नर पे हमला किया, गवर्नर की उम्र पे, गवर्नर की तैनाती की लंबी अवधि पर। इस जंग में सब जानते हैं कि गवर्नर मोदी जी के करीबी हैं, शाह की विरोधी हैं, और दोस्त दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। लेकिन इस मामले में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों की दुश्मन हो गई आनंदीबेन पटेल। और सुना गया है कि योगी आदित्यनाथ ने गवर्नर को हटाने की सीधी सीधी चेतावनी दे दी। कहा कि गवर्नर नहीं हटे तो मामला आर पार, ये सी चर्चा चल रही है। और इस बीच में यूपी की गवर्नर 10 दिन की छुट्टी पे चली गई। रायता जूतों में फैलना, ना रायता फैलना, एक दूसरे की मार हो जाना, वो भाजपा में चल रहा है। अब आप सोचो, यूपी की गवर्नर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जाके मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों पर सवाल उठाती हैं, भ्रष्टाचार की बात करती हैं, और फिर पलटवार में गवर्नर छुट्टी चली जाती हैं। लोग पूछने लगते हैं कि गवर्नर हाउस में करोड़ों रुपए की सज्जा तो पिछले 1 साल में हो गई है। ये आफत के जो जूतम पैदार है, ये राजनीति में क्या रुख दिखाएगी उत्तर प्रदेश का? संजय सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो इलाहाबाद भी आई थी, मेरठ भी आई थी, वहां पर उनको बहुत ज्यादा अनियमितताएं नजर नहीं आई। जबकि देश के अंदर 80 साल के बाद तमाम स्कूलों की, यूनिवर्सिटीज की हालत अब लोग मोबाइल पे दिखाने लगे हैं। उनको अनियमितता अगर नजर आई तो योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में नजर आई। ये बिला वजह अनायास नहीं है। और वहां पर भी 3 सैंपल, और ये कहा कि एक सैंपल मैं अपने साथ ले जा रही हूं। मुझे मालूम है कि सैंपल को रास्ते में चेंज कर दिया जाता है।
बदल दिए जाते हैं। इतनी ज़्यादा स्क्रूटनी। और आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था, मैं श्योर नहीं हूँ, हमारे जो डिप्टी सीएम साहब हैं, मौर्य साहब, जिनका आप ज़िक्र कर रहे थे, वो गालिबन कहीं ये कहते हुए पाए गए हैं कि टिकटों का जो वितरण है, वो दरअसल कहीं और होना है। यानी कि योगी आदित्यनाथ को बड़ी अजीबो-गरीब खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। मैंने कहा मैंने कहीं उड़ती हुई खबर ये पढ़ी है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि टिकटों का वितरण जो होगा उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले चुनाव में, उसमें दिल्ली का दखल होने जा रहा है। ये गोया कि एक ऐसी बात है कि अगर वो वाक़ई मौर्य साहब ने लिखी है, मैंने कहीं पढ़ी है आज ही, तो वो पता चल जाता है कि मौर्य साहब किसके आदमी हैं, लोनी का विधायक किसके आदमी है, वहाँ पर दूसरे जो नेता इनके कैबिनेट में बैठे हैं, वो अमित शाह के लिए कैसा काम करते हैं। लड़ाइयाँ खत्म नहीं हुई हैं। अमित शाह ने हार नहीं मानी है। वो उत्तर प्रदेश के स्तर पे हो या केंद्र के स्तर पर हो, उनको अपने साथ-साथ, मतलब विपक्ष के साथ-साथ अपने यहाँ भी काटना-छाँटना बराबर उनका जारी है, किसी के भी ज़रिए हो। लेकिन इस बात को दरअसल ये जानते हैं योगी आदित्यनाथ। और संजय सर, मैं आपको बता दूँ, जिस तरह की प्रवृत्ति उन्होंने दिखाई है योगी आदित्यनाथ ने, वो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी सूरत में केंद्र की इस हालात में, आप देखें कि अमित शाह पे बराबर हमले होते रहे, योगी आदित्यनाथ बिल्कुल चुप रहे। उन्होंने जैन जी के बारे में अब आके लगभग 1 डेढ़ महीने में आकर कोई शब्द कहा है। उससे पहले उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा। उनका उनका मकसद था कि जैन जी इनकी लेग पुलिंग करता रहे, क्योंकि ये भी उनके साथ ऐसे काम कर रहे हैं। तो ये तो आपस में ऐसे छड़ जाएँगे, आपस में ऐसी चीज़ें निकल कर आएँगी, चुनाव करीब तो आने दीजिए। लोगों को मालूम है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, वो अपनी उनके अमित शाह के नज़दीक भी दरअसल कुर्सी ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उनके भी करीब है। और वो पास आते-आते जो है ना, जाम दूर हो जाए लबों से, तो ये तो दिक्कत पैदा हो जाएगी उनके लिए। तो ऐसे में उनके सामने रोड़ा योगी आदित्यनाथ भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इंटरनल बहुत सारे नेता भी हैं, जिनका नाम पूरा देश जानता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ क्या कर पाएँ, दूसरे नेता क्या आ जाएँ? अभी ये जो टीम चुनी गई है, इस टीम के अंदर भी कई जगह ऐसे-ऐसे लोगों को साइड लाइन किया गया है, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो शायद कुछ भाजपा की बातें करते हैं। अमित शाह के लोगों के इसके अंदर भरमार दिखाई दे रही है। कुछ जगह ये भी बताया गया, कुछ लोगों को हटाया भी गया है। तो ऐसे में तो सर बात ये है कि ये तो इंटरनल एक ऐसी लड़ाई उभर करके पूरे भारत के और पूरे प्रदेश के सामने आने वाली है, कि वो जो आपने शुरुआत में अपने इस प्रोग्राम में कहा ना, कि भाजपा को कोई खत्म करेगा तो ये लोग ही करेंगे। सत्ता का लोभ, राजपाट का लोभ एक अजीबो-गरीब चीज़ होती है। वहाँ कोई योगी और कोई भोगी और कोई अमित शाह और कोई कुछ नहीं चला करता। जब वाक़ई मूड होता है ना, तो बाप बेटे का और बेटे बाप का दुश्मन हो जाता है। तो देखिएगा, चूँकि ज़ाहिर-सी बात है, इनके पास करके जो इन्होंने करा है, किया है, वो भी दिखाने के लिए कोई ऐसी चीज़ें नहीं है इनके पास। इनके पास सिर्फ़ इतना है कि किसी तरीके से सोशल मीडिया पे कंट्रोल कर लिया जाए, लोगों के दिमागों को हिप्नोटाइज़ कर लिया जाए, हिंदू-मुस्लिम की और बातें निकल जाएँ, कुछ संगठन भी निकल के इस प्रकार से आ रहे हैं। लेकिन ये कितने भी आए, लेकिन जो वोटर है ना, जो सच्चा वोटर है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए दे रहा था कि यार चलो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गुजरात की तरह इन्होंने सपना दिखाया है, इस बार नहीं तो अगली बार नहीं तो उससे अगली बार कुछ न कुछ हो जाएगा। दरअसल वो नाराज़ हुआ है इस बार। और जब वो नाराज़ हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है, वोटों में कन्वर्जन उसका होगा। अब तो लड़ाई दरअसल मैं आपको बताऊँ सच बात, मैंने आज प्रोग्राम भी बनाया है वो, कि राहुल गांधी के पाले में गेंद है। वो किस प्रकार से अपने संगठन को बहुत सहेज करके रखते हैं, क्योंकि इस पूरे आंदोलन का जितना भी फायदा है, वो विपक्ष के उन नेताओं को मिलने वाला जिनकी साफ सुथरी छवि है। क्योंकि लोग अब जो वोट करेंगे ना सर, वो हिंदू मुस्लिम पे नहीं करने जा रहे, वो साफ सुथरे प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, जो उनको चीजें देगा उसके ऊपर, जो सर्व करेगा उस पर देने का मूड है। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी चला रही है, और बाकी मेरठ में भी, इलाहाबाद में भी, अब अभी राहुल गांधी जाने वाले हैं उधर, जहाँ पर वो भी अभी सुना पूना के अंदर कर्फ्यू जैसे हालात कर दिए हैं। ये सारे हालात बढ़ते चले जाएँगे, चूँकि लोगों की प्रेफ़रेंसेस अब यही होने वाली है कि हमारे स्कूल सही हों, हमारी सड़कें सही हों और हमारा जीवन स्तर सुधरे। कब तक नारेबाज़ी करेंगे? कब तक जो है यात्राओं के अंदर हा हु-हल्ला करते फिरेंगे? हो गया जितना होना था। जी। इस बीच में एक खबर और आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में शायद केशव मौर्य को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। बाबा के तेवरों से, हंगामे से, गवर्नर को चेतावनी देने से, गवर्नर को छुट्टी जाने पे, बाद में एक बात गाज केशव मौर्य पे आ रही है कि बाबा ने कहा है ये केशव मौर्य बहुत प्लानिंग करते हैं मेरे खिलाफ, इन्हें यूपी से हटाइए।
तो क्या बाबा इस तरह की धमकी दे पाने में सक्षम हो गए हैं कि योगी आदित्यनाथ की धमकी पे कहीं डर गया है? और अगर केशव मौर्य को हटा दिया जाएगा तो ब्रजेश पाठक को क्या होगा? ये दोनों तो मेरे सुर मेरा तुम्हारा इस तरह का गाना गा के योगी जी की बैंड बजाते हैं। इस सब पॉलिटिक्स का क्या होगा? सर, योगी आदित्यनाथ तो बहुत ताकतवर आदमी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इतर अपना एक बाकायदा, मैं कह सकता हूं कि पूरा का पूरा रिंग बनाया हुआ है। और आज आप कह रहे हैं कि उनके अंदर इतनी हिम्मत होगी। मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के अंदर इतनी हिम्मत है कि शायद वो अमित शाह के सामने बैठ के सवाल कर ले। हालात अब की बार दूसरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता ऐसे हो चुके हैं जो इस समय अमित शाह के जो खिलाफ थे ना, वो बोलने की स्थिति में है। योगी आदित्यनाथ तो अपने यहाँ के समझ लीजिए कि उनको मालूम है कि उन्होंने एक संगठन बना रखा है, उनके लोग अलग हैं। हर एक क्षेत्र में जाकर अगर आप देखेंगे तो योगी गुट का आदमी अलग मिलेगा। तो योगी आदित्यनाथ तो बहुत मजबूत आवाज रखते हैं। वो आनंदीबेन पटेल के को छोड़िए, वो बड़े से बड़े नेता की आंखों में आंख डालकर अपनी मर्जी मनवा सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये टाइम है। ये तो इस समय केंद्र जितना कमजोर हुआ है, आप खुद सोच करके बताइए सर कि क्या इतना केंद्र कभी कमजोर नजर आया था? भाई ये लोग कहते थे इस्तीफे होते हैं हमारे यहाँ, चढ़ चढ़ कर आया करते थे। आज अमित शाह के इस्तीफे की रोजाना सुबह से शाम तक 100 खबरें चलती हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी खबर में कुछ जान भी होती है। मैं सच बता रहा हूं आपको कि अगर अमित शाह को इतना ताकतवर मोदी नहीं बनाते या वो नहीं बनते, तो स्थिति आज दूसरी थी। मोदी शायद अमित शाह के बारे में सोच रहे होते, जैसा कि आरएसएस सोच रहा है। और आरएसएस जितना करीब योगी आदित्यनाथ के है, पूरी दुनिया जानती है अमित शाह के और मोदी के इतना करीब नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ तो बहुत अच्छी कंफर्टेबल स्थिति में है। वो अपनी बात भी मनवा सकते हैं, अपनी बात को जबरदस्ती भी कर सकते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है आज। आज वो बात नहीं चल रही है कि उत्तर प्रदेश का नेतृत्व बदला जाए। बताइए कहीं कोई किसी खेमे से कोई बात नजर आ रही है? वरना भी 4-6 महीने पहले बस बात ये चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ अकेले ऐसे कांटे हैं जो प्रधानमंत्री की रोड़ा बन जाएंगे अमित शाह के लिए। अब कोई खबर नहीं है। अब तो जरा जरा से बच्चे योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। वो चढ़ चढ़ कर आ रहे हैं अमित शाह पर। अमित शाह इस बात की स्थिति समझ नहीं रहे। मोदी जी समझ गए, आरएसएस समझ गया है इस बात को लेकर के हमारी स्थिति वो है नहीं। तो योगी आदित्यनाथ के लिए तो गोल्डन मोमेंट है। वो तो चाहते हैं और काम हो ये किसी भी प्रकार से। यही वजह के जैन जी के बारे में उन्होंने आखिर माह के 1 या 2 शब्द तो कहे, उसके अलावा कोई शब्द उन्होंने नहीं कहा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये राजनीति बहुत पेचीदी होती जा रही है, वही निगाह रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। ये थी राशिद जहीद के साथ मेरी चर्चा। आप मानेंगे और आप समझेंगे कि देश का राजनीतिक हालात तो बिगड़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, शाह इतने कमजोर कभी नजर नहीं आए। क्या इस्तीफा देना पड़ेगा शाह को? पॉलिटिक्स में क्या चेंज होगा, आप क्या सोचते हैं? जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।